तो हाय एवरीवन एंड स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड अपन डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न रिकॉग्निशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरजीपीवी सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वही रिपीट होके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। एंड ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें पूरे क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर में पूछे जाते हैं एंड समझने वाले हैं। ठीक है, जो आपके सामने आरजीपीवी एग्ज़ाम डेफिनेशन दिख रही होंगी तो वो आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो। एंड आपने जो पढ़ी होंगी वो भी लिख के आ सकते हो। एंड जो उसके ऊपर का है वो समझाने के लिए है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होंगी। एंड जिन लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। एंड जिनको पहली बार में समझ में आ गया उनके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा कंडेंशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट डेटा कंडेंशन? इट स्टडीज हाउ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा इज reduced into a smaller and meaningful form. एग्जाम्पल, पूरे साल का टेम्परेचर डेटा को सिर्फ एवरेज टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल समझ लो आपके पास 500 पेज की बुक है और वो स्टूडेंट को पढ़ानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको समझना पड़ेगा। जब समझोगे तो आपको क्या पता चलेंगी, उसमें से जो आवश्यक इन्फॉर्मेशन है एंड उपयोगी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चलेंगी। एंड जो उपयोगी इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको आप क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे। ओके, वो स्टूडेंट को नहीं बताओगे। जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है उस बुक में की, उसी को आप क्या करोगे, स्टूडेंट के सामने रिप्रेजेंट करोगे। तो जो 500 पेज की बुक होती है वो क्या करते हो, आप शब्दों में एंड इजी वे में रिप्रेजेंट करके आते हो रियल लाइफ की एग्जांपल के द्वारा, जो आपके स्टूडेंट को समझ में आती है आपकी बातें। जब आप उनके सामने जो इम्पोर्टेंट बातें होती है उस बुक में से वो उनके सामने इजी वे में रख देते हो तो उनको वो बातें अच्छे से समझ में आती है। क्यों? क्योंकि आपने पहले उसको समझा था, फिर समझने के बाद उसमें से आपने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाली, तब जाके उसके बाद आपने स्टूडेंट के सामने रिप्रेजेंट करा। तो इसी को क्या कहते हैं, डेटा कंडेंशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब टॉपिक क्वेश्चन है सॉफ्ट कंप्यूटिंग। सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या होता है देखते हैं। इट इज एन अप्रोच ऑफ कंप्यूटिंग दैट इज यूज्ड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व अनसर्टिनिटी, इम्प्रेशन एंड अप्रोक्सीमेट रीजनिंग। एग्जाम्पल, थोड़ा गर्म, ज़्यादा ट्रैफिक, अच्छा रिजल्ट जैसे डेटा को हैंडल करना। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले अपने को हार्ड कंप्यूटिंग समझना पड़ेगा, तब जाके आपको सॉफ्ट कंप्यूटिंग अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हार्ड कंप्यूटिंग क्या होता है। हार्ड कंप्यूटिंग को क्या है, वैल्यू ही समझ में आती है उसको। क्या 45 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, जैसे आप सर्च मारते हो आज का तापमान कितना था तो वो बता देता है 40 डिग्री सेल्सियस। अगर आज आप फील कर रहे हो कि आज थोड़ा ज़्यादा गर्म है तो वो ये बात समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा गर्म है आज, ये बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान है ये समझ पाएगा। मतलब वो वैल्यू समझता है, बात को नहीं समझता है जैसे ह्यूमन बात करते हैं। अगर आप कॉलेज में जाओगे तो आप बोलोगे आज थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी फील हो रही है। एंड वही बात आप हार्ड कंप्यूटिंग से पूछोगे तो उसको उस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, मतलब वह बात समझता ही नहीं। उसको क्या चाहिए, हार्ड कंप्यूटिंग को एक्यूरेट डेटा चाहिए, तभी जाके वो क्या देता है, सही आंसर देता है आपको। पर सॉफ्ट कंप्यूटिंग में क्या होता है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग ह्यूमन लाइक बात करता है। जैसे ह्यूमन लाइक बात करना मतलब क्या, जैसे आपने कहा था मैं कॉलेज में हूँ तो आज मुझे ज़्यादा क्या गर्मी महसूस हो रही है, मतलब आज ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपने सेंटेंस बोला है। तो ये सेंटेंस आप सॉफ्ट कंप्यूटिंग से पूछोगे तो उसको समझ में आ जाएगा, तो वो बता देगा उसी टाइप का आंसर। नहीं आज सही में इतनी गर्मी है तो वो बता देगा, पर हार्ड कंप्यूटिंग ये आंसर नहीं दे पाएगा एंड बात को भी नहीं समझ पाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल ले सॉफ्ट कंप्यूटिंग का,
वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन में आपको क्या करना पड़ता है, जो आपको लो, मीडियम, हाई, ये वॉशिंग मशीन आपको कपड़े धोने के लिए ऑप्शन देता है। क्या आपके कपड़े बहुत कम गंदे हैं तो आप क्या करते हो, लो ऑप्शन को चूज करते हो। अगर थोड़े ज़्यादा है तो मीडियम, अगर बहुत ही ज़्यादा है तो क्या करते हो, हाई वाला ऑप्शन चूज करते हो। फिर वो क्या करता है, उस ऑप्शन पे चूज करके क्या करता है, डिसाइड करता है कि अपने को कितना वाटर लेना है उस कपड़े को धोने के लिए। तो अगर यहाँ पे हार्ड कंप्यूटिंग होता है तो क्या होता है, आपको वैल्यू देनी पड़ती। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो जाती। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग का पर्पस ये था कि मशीन को ऐसे सोचने के लिए बनाना कि जैसे ह्यूमन सोचता है वैसे ही मशीन सोचे, तो उसी लिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग को बनाया गया था। ह्यूमन लाइकली बात कर सके, पर डेटा तो एक्यूरेट नहीं होता जब ह्यूमन बात करते हैं, तो इसके पास भी डेटा एक्यूरेटली नहीं होता है, मतलब अनसर्टेनिटी। तो इसका यही मतलब है। ठीक है, तो आपको इजी वे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फजी सी मीन्स क्लस्टरिंग। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फजी सी मीन्स क्लस्टरिंग। It is a clustering technique in which each data point can belong to more than one cluster with different membership values. Example देखो इसका, a student can be average and good at the same time with different degrees. इसका मतलब जैसे लाइक एग्जांपल लेते हैं आपका 12th का। ठीक है, तो 12th में आपको कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। लाइक मान लो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है। आप 3 सब्जेक्ट में अच्छे हो पढ़ने में, कौन से, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एंड इसमें एवरेज हो किसमें, हिंदी और इंग्लिश में। तो एफसीएम का काम क्या था, डेटा कितना किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये बताना। जैसे आप मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में अच्छे नंबर आ गए, कंपेयर किसके, इंग्लिश और हिंदी, तो आपका डेटा क्या है, बताना है कि कितना किस ग्रुप से, मतलब आप 3 सब्जेक्ट में पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड इसमें क्या हो, एवरेज हो, हिंदी, इंग्लिश। ओके, इन दोनों सब्जेक्ट में बस डेटा किस ग्रुप से कितना बिलोंग कर रहा है यही बताना क्या था, एफसीएम का काम था। डिसीजन नहीं लेना इसका काम नहीं था। जिस भी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम है उसको बताना, एंड ये क्यों बताना, क्योंकि आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सको, इसीलिए ये बताने का पर्पस था, पर डिसीजन लेने का नहीं। ठीक है, आपके सामने डेटा रखना था, जो डेटा है वही डेटा आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एफसीएम। तो अपने पास है अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 3D सीन्स अंडरस्टैंडिंग। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द टर्म 3D सीन अंडरस्टैंडिंग। इसका क्या मतलब है, क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ 3D environment to understand objects, their position, depth and relationship in space. एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार रोड को देखकर समझता है कि कार और ऑब्स्टिकल्स कहाँ है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, सेल्फ ड्राइविंग कार। और एक बार नॉर्मल सिस्टम समझते हैं। नॉर्मल सिस्टम मतलब जैसे आपके पास कोई रूम है, रूम में क्या रखा हुआ है, चेयर्स रखी हुई है, टेबल्स रखे हुए हैं, एंड कोई पर्सन है। तो नॉर्मल सिस्टम इसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, मतलब ये मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है नॉर्मल सिस्टम को। ओके, समझ में आ गया होगा। एंड नॉर्मल सिस्टम बस इनको डिटेक्ट कर लेगा, बता देगा कि इस रूम में क्या है, पर्सन है एंड टेबल है एंड चेयर है, एंड इसका मूवमेंट क्या है, कितने डिस्टेंस पर है, एंड कितने डिस्टेंस का दूरी आपको निकाल कर नहीं देगा। ओके, तो 3D स्कैन्स इसलिए लाई गई, सीन्स इसलिए लाई गई क्योंकि चेयर कितने डिस्टेंस पर है टेबल से, एंड पर्सन कितने दूर है चेयर से, कि पर्सन चेयर पर बैठा है कि नहीं बैठा है, ये कौन समझता है, 3D सीन्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, अंडरस्टैंडिंग।
एंड जो नॉर्मल सिस्टम होते हैं वो मूवमेंट नहीं समझ पाते एंड कितने डिस्टेंस पर है वो भी नहीं समझ पाते। आपको अब क्लियर हो गया होगा। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार का और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल, जैसे आप सेल्फ ड्राइविंग कार आप बैठे हो, एक बार उसे आपको चलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप चल जाती है। जैसे सामने कोई पर्सन आ गया तो वो दूर से ही डिटेक्ट कर लेती है कि सामने कोई पर्सन है, इसीलिए मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी, तो वो पहले ही समझ जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉर्मल सिस्टम होता तो नॉर्मल सिस्टम क्या करता, बस उसको डिटेक्ट तो कर लेता ऑब्जेक्ट को, पर वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसीलिए इन दोनों में एक डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन, रोल ऑफ ह्यूमन विजुअल रिकॉग्निशन सिस्टम इन पैटर्न रिकॉग्निशन। अब ये क्या होता है देखते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आइज एंड ब्रेन टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड पैटर्न फ्रॉम विजुअल इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल देख लो, इंसान किसी हैंड राइटिंग, फेस या ऑब्जेक्ट को देखकर तुरंत पहचान लेता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दो इमेजेस है, एक कैट की एंड डॉग की। आप उस इमेजेस को देखकर पहचान लेते हो कि एक इमेज में कैट है एंड एक इमेज में डॉग है। उनका कलर क्या है, उनका साइज क्या है, उनका शेप क्या है, आप इमेज को देखकर बता देते हो। ठीक है, तो यही क्या होता है, ह्यूमन विजुअल रिकॉग्निशन होता है, इसी को बोला गया है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस था क्या, जैसे आप देखकर समझ जाते हो इमेज को कि डॉग एंड कैट है एंड इसमें शेप्स क्या है, तो वैसे ही कंप्यूटर को इमेज को पहचानना सिखाना था। तो इसीलिए इसका मेन पर्पस यही था। अगला क्वेश्चन, ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम। व्हाट इज ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम, क्या होती है देखते हैं। It is an optimization technique used to find the best solution by systematically exploring and eliminating unnecessary solution. इसका एग्जाम्पल देखो, शॉर्टेस्ट पाथ या ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए अननेसेसरी पाथ को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आपको कॉलेज से छुट्टी हुई है, आपको आपके घर पे जाना है या रूम पर जाना है, तो आपके पास 3 रास्ते हैं आपके घर या रूम पर जाने के लिए। ये रास्ता मतलब पहला रास्ता है आपके पास 10 किलोमीटर एंड सेकेंड वाला रास्ता है जो दूसरा रास्ता जाता है वो 20 किलोमीटर का एंड तीसरा रास्ता है 30 किलोमीटर। आप 10 किलोमीटर वाला ही चूज़ करोगे, क्यों, क्योंकि वो पास में पड़ता है एंड आप जल्दी जाकर क्या कर सकते हो, आपका दूसरा काम कर सकते हो जो इम्पोर्टेंट काम है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइम सेविंग हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम। जैसे जो आपको रास्ता पास में पड़ता है वही रास्ता निकाल के देता है। वैसे ही गूगल मैप पे आप जहाँ पर भी जाना चाहते हो एंड सर्च करते हो, गूगल मैप भी आपको जो रास्ता पास में पड़ता है वही रास्ता निकाल कर देता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन, आपको इसको रीड कर लेना है, मैं इसका मतलब क्या होता है बता देता हूँ। इट इज़ अ मैथमेटिकल इनइक्वालिटी दैट्स रिलेट्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। एग्जाम्पल देखो, दो वेक्टर के बीच सिमिलरिटी और एंगल को मेजर करने के लिए कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं मोबाइल, आपने नया मोबाइल लाया एंड पहली बार आप उसमें क्या करते हो, पासवर्ड डालते हो। ठीक है, पासवर्ड डाला तो पहली बार आपके मोबाइल में सेव हो गया है। ठीक है, तो आपको ही पता है वो पासवर्ड क्या डालने पर फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, मतलब उसके अंदर के फीचर एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पर अगर दूसरा बंदा आ गया, आपने दोस्त के पास फ़ोन दे दिया और आपके मोबाइल का उसको पासवर्ड ही नहीं पता है, तो वो जो पासवर्ड डालेगा वो गलत ही डालेगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। जो आपने पैटर्न सेट करा था, अगर वही पैटर्न कोई आपका दोस्त सेम डालता है तभी जाके वो अनलॉक होगा, तभी जाके अंदर के फीचर्स एक्सेस कर पाएंगा। तो जो फ़ोन का पैटर्न कंपैरिजन कर रहा है एंड सिमिलरिटी को मैच कर रहा है, जैसे आपका दोस्त पासवर्ड डाल रहा है, अगर वो सही डालता है आपने जो सेट करा है तब जाके अनलॉक होगा और फीचर एक्सेस कर पाएंगा। अगर वो
जो पैटर्न डालता है या पासवर्ड डालता है आपका दोस्त गलत डालता है तो वो फ़ोन क्या होगा, लॉक खुलेगा ही नहीं, फीचर एक्सेस ही नहीं कर पाएगा वो। तो जो यहाँ पे कंपैरिजन एंड सिमिलरिटी क्या मैच हो रही है पासवर्ड डालने पर, तो इसी को क्या कहा गया है, कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का कंसेप्ट, तो यही कहलाता है वो। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। तो पहले फीचर सिलेक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। तो फीचर सिलेक्शन, जैसे आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट होगा, उसमें कितने 5 यूनिट होंगे, उस 5 यूनिट को अभी के लिए अपन समझ रहे हैं वो 5 फीचर्स हैं। एंड मिडसेम 1 होता है, उसमें कितनी यूनिट पूछी जाती है, 2 या 3 यूनिट्स पूछी जाती है उसमें, ठीक है, ये सबको पता है। तो जो 5 फीचर्स में से आपकी 3 फीचर्स आपके मिडसेम 1 में पूछे जा रहे हैं, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, फीचर सिलेक्शन। ठीक है, समझ में आ गई होंगी ये बात। अब चलते फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क में 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट्स में से कितनी यूनिट पूछी जाती है, सेमिस्टर एग्जाम में लास्ट एग्जाम होती है जब आपका फाइनल सेमिस्टर एग्जाम होती है, तो उसमें 5 यूनिट आती है। ठीक है, तो आपको 5 यूनिट्स में से पढ़कर जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, तो जो शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं आपने सेमिस्टर एग्जाम के लिए, वही क्या होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन। आपको समझ में आ गया होगा, एंड अगर नहीं भी आया हो तो 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाइडन मार्कोव मॉडल क्या होता है देखते। जैसे मान लो एक एग्जांपल, तुम एक रूम के बाहर खड़े हो, रूम के अंदर तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते, तुम सिर्फ उसकी हंसी, रोना, गाने की आवाज़ सुन सकते हो। अब तुम गेस करना चाहते हो कि वो अंदर खुश, उदास या नॉर्मल मूड में है। जैसे हाइडन स्टेट क्या है, जो दोस्त आपके रूम के अंदर है वो हाइडन स्टेट है, ठीक है, जो दिख नहीं रहा है, हैप्पी, सैड, नॉर्मल। एंड जो आप बाहर खड़े हो, जैसे दरवाजे के बाहर खड़े हो, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन हो। ठीक है, जो सुनाई दे रहा है आपको दे रहा है, एंड जो दोस्त है वो जो दिखाई नहीं दे रहा रूम के अंदर है, वहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, दरवाज़ा लगा हुआ है, इसी कारण आपका दोस्त अंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन हो रही है उसकी, क्या, वो हंस रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो गाना गा रहा है। ठीक है, मूड डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, हाइडन है, लेकिन आवाज़ सुनकर गेस कर सकते हो। इसी आइडिया को हाइडन मार्कोव मॉडल कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, जो रूम के अंदर है वो हाइडन स्टेट है, एंड जो रूम के बाहर है वो ऑब्जर्वेशन। जैसे आपका दोस्त रूम के अंदर है एंड आप बाहर हो, एंड बीच में क्या लगा हुआ है, दरवाज़ा, जो हाइडन स्टेट में है। समझ गए होंगे, आपको यह समझ में आ गया होगा, इसी को हाइडन मार्कोव मॉडल कहते हैं। तो आपके सामने है अगला क्वेश्चन, नॉन पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन। देखते क्या होता है। जैसे समझ लो, मान लो तुम एक पार्क में खड़े हो और देखना चाहते हो कि लोग सबसे ज़्यादा किस जगह बैठे हैं। तुम किसी रूल से पहले से अज्यूम नहीं करते कि लोग सर्कल में या लाइन में बैठे होंगे, बस लोगों की एक्चुअल पोजीशन देखते हो। जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ लोग कम होते हैं वहाँ की डेंसिटी कम होती है। यही आइडिया नॉन पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन कहलाता है। मतलब जहाँ पे आपको एक्चुअल पोजीशन देखना है, आपको पहले से कुछ भी अज्यूम नहीं किया है आपने, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि पार्क में कितने लोग हैं एंड किस जगह बैठे हो। ठीक है, तो आप एक्चुअल पोजीशन देखते हो, तभी आप बताते हो कि पार्क में किस साइड ज़्यादा लोग बैठे एंड किस साइड कम लोग बैठे हैं। तो वैसे ही यही नॉन पैरामीट्रिक डेंसिटी का एस्टिमेशन का कंसेप्ट कंप्यूटर में भी काम करता है। जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा आ जाए, तो आपको इम्पोर्टेंट डेटा अलग निकालना होता है, एंड जो इम्पोर्टेंट डेटा नहीं होता है वो एक साइड निकालना होता है। तो इसी का काम यही होता है, नॉन पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन। पहले से ही नहीं पता होता कंप्यूटर को, कोई भी डेटा आ जाए अचानक से, तो उसको इम्पोर्टेंट डेटा अलग से निकालना होता है, एंड जो इम्पोर्टेंट डेटा नहीं होता है उसको अलग रखना होता है।
ठीक है, तो यही कहलाता है नॉन पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन। अब आपको अगला क्वेश्चन क्लासीफायर्स एंड डिस्क्रिमिनेट फंक्शन क्या होते हैं देखते हैं। पहले अपन क्लासीफायर्स क्या होते हैं देखेंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेट फंक्शन क्या होता है देखेंगे। तो क्लासीफायर्स का एग्जांपल ले तो आपका ट्रू कॉलर का, जैसे आपके मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आ जाए तो वहाँ पे आपको लिख कर आता है कि जो अननोन नंबर है ये स्पैम नंबर है। अगर वो स्पैम नंबर नहीं होता है तो ट्रू कॉलर क्या करता है, वो नॉट स्पैम नंबर में डाल देता है। तो ट्रू कॉलर वहाँ पे क्या कर रहा है, पहले चेक कर रहा है, आपको इन्फॉर्म कर दे रहा है कॉल उठाने से पहले कि यह नंबर स्पैम है कि नॉट स्पैम है। आपने देखा भी होगा कि किसी अननोन नंबर से कॉल आता है आपके मोबाइल पर, तो वहाँ पर लिखा होता है, ट्रू कॉलर पहले ही बता देता है आपको कॉल उठाने से पहले कि वो नंबर स्पैम है कि नॉट स्पैम है। तो वहाँ पर कौन सी एल्गोरिथम यूज हो रही होती है, क्लासीफायर, जो अपन देख रहे हैं ना क्लासीफायर, वही एल्गोरिथम से वहाँ पे चेक कर रहा होता है सिस्टम कि यह नंबर क्या है, स्पैम है कि नॉट स्पैम है। यही क्लासीफायर्स कहलाता है। अब देखते हैं डिस्क्रिमिनेट फंक्शन क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेट फंक्शन के लिए एग्जांपल लेते हैं अपन कॉलेज का। किसी कॉलेज का क्राइटेरिया अलग होता है एंड किसी कॉलेज का क्राइटेरिया अलग होता है। तो किसी कॉलेज का मतलब एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपन, जो जेई मेंस पर एडमिशन देता है, मतलब उसका क्राइटेरिया क्या है कॉलेज का, अगर बच्चे का 85 परसेंटाइल होगा जेई में तभी हम लोग कॉलेज में एडमिशन देंगे। अगर 84 होता है तो वो कॉलेज में एडमिशन नहीं देगा, 85 या उससे ऊपर होगा तभी वो अपने कॉलेज में एडमिशन देगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, रूल लगा हुआ है। तो जब रूल क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा तभी एडमिशन लोगे। अगर रूल वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो रूल जहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है एंड डिससेटिस्फाइड हो रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट फंक्शन। मतलब वहाँ पे बीच में रूल लगा हुआ है, वो रूल ही क्या है, डिस्क्रिमिनेट फंक्शन है बीच का। ओके, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, जो रूल लगा हुआ है, कंडीशन लगी हुई है, उसी को अपन डिस्क्रिमिनेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, नॉन मैट्रिक मेथड्स इन पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है देखते हैं। इसका पर्पस क्या था, कई बार रियल वर्ल्ड डेटा में डिस्टेंस निकालना मुश्किल या मीनिंगफुल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, स्टूडेंट को क्लासिफाई करना, गुड है कि एवरेज है कि पुअर है। इसके फीचर क्या हो सकते हैं, अटेंडेंस। अटेंडेंस एक तो हाई भी हो सकती है या लो भी हो सकती है। असाइनमेंट आपने कॉलेज में दिए भी हो सकते हैं एंड किसी स्टूडेंट ने नहीं भी दिए हो सकते हैं। डिसिप्लिन मतलब आप क्लास में कैसे बैठे हो, बातें करते हो कि नहीं करते हो, ध्यान से बातें सुनते हो कि नहीं सुनते हो। गुड या बैड हो सकता है। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस निकालना इतना यूज़फुल नहीं, इसलिए नॉन मैट्रिक मेथड्स यूज़ किया जाता है। तो इसमें यूनिट 1 कवर नहीं की गई है, वो आप लोगों के लिए छोड़ी गई है और आप खुद लोग करना, क्योंकि मैंने पैटर्न रिकॉग्निशन का वीडियो डाल दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, वही क्वेश्चन को अपन ने समझा है। ठीक है, यूनिट 1 आप लोग कर लेना, आपके लिए छोड़ा है। अगर आपको इस वीडियो में कोई मिस्टेक्स लगती है समझाने में मेरी वाली, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक्स है एंड आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड अगर अच्छा भी लगा हो तो कमेंट करिए, एंड अच्छा नहीं लगा हो एंड जहाँ कमी दिख रही हो उस पर कमेंट ज़रूर करिए ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं वन शॉट लाकर हर सब्जेक्ट में आपके लिए इजी बनाऊं एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।